हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल के सामने एक ऐसा देश खड़ा हुआ है जिसकी किसी को एक्सपेक्टेशन थी नहीं। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने यहां पर यह कहा है कि इजराइल को जल्द से जल्द बाहर निकाल दो अफ्रीकन यूनियन से। बहुत ही ज़रा मैं कहूँगा कड़ी भाषा का यूज़ किया है साउथ अफ्रीका ने। बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे एशिया का मैप, हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे है साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पे है इजराइल। तो साउथ अफ्रीका ये कह रहा है कि हम कभी भी इजराइल का प्रभाव पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में बढ़ने नहीं देंगे। इशू यहाँ पर इन वेरी सिंपल वर्ड्स ही है, अभी आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। इजराइल ने 2 डेकेड्स की तपस्या के बाद, 20 साल के इंतजार के बाद फाइनली अफ्रीकन यूनियन में एक ऑब्जर्वर स्टेटस हासिल कर लिया था। साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर यह कहा है कि एक ऐसा देश जो मासूमों पर बॉम्ब गिराता है, फलस्तीन की बात कर रहे हैं ये, जो लगातार स्कूल्स पे बॉम्बिंग करता है, घरों पे बॉम्बिंग करता है, ऐसे कंट्री को अगर हम ऑब्जर्वर स्टेटस देते हैं अफ्रीकन यूनियन का, ये बहुत ही खराब एग्जांपल सेट होगा और ये शॉकिंग है। ये यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने प्रॉपर एक चिट्ठी लिखी है यहाँ पर, और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हमसे पूछे बिना इजराइल को एंट्री दी गई है और जल्द से जल्द इजराइल को अफ्रीकन यूनियन से वापस बाहर निकालो। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे इशू क्या है, इंडिया का यहाँ पर रोल क्या हो सकता है। अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अफ्रीकन यूनियन के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल या आप कह लीजिए हेडक्वार्टर्स आपको किस देश में मिलेंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इजिप्ट, इथियोपिया, सूडान या फिर साउथ अफ्रीका। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आखिरी कुछ दिन बचे हैं अनअकैडमी की सेल के। 1 अगस्त 2021 से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाइए अगर आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी कोर्स। किसी भी लिंक पे क्लिक कर लो, आइकॉनिक या फिर प्लस। जो प्लस कोर्स है यहाँ पे कॉम्बो पैक के जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप कर पाएंगे। ये कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो आपको 10-15 हज़ार हो सकता है कि एक्स्ट्रा यहाँ पे करने हो, मगर ऑलरेडी यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। इसके ऊपर लगेगा एडिशनल डिस्काउंट अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। ना आज के समय आप अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखो तो यहाँ पे आबादी है 121 करोड़ के आसपास। जी हाँ, भारत से वैसे कम आबादी है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, मगर इस कॉन्टिनेंट में खास ये है कि ये एक अनटच्ड मार्केट है। ये लोग खुद की कोई कंपनीज प्रोड्यूस कर नहीं पाए जो यहाँ पे जो मार्केट है इसको एक्सप्लॉइट कर पाए, यहाँ पे अपना सामान बेच पाए। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भारत की कंपनियां, अमेरिकन कंपनीज, रशियन कंपनीज, इवन चाइनीज कंपनीज, ये सब यहाँ पे आ रही हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अपना प्रभाव लगातार बढ़ाया जाए। इंडिया भी ऑफकोर्स यहाँ पर कोशिश कर रहा है। इंडिया आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने 50 मिलियन, 100 मिलियन का कुछ ना कुछ पैकेज अनाउंस करता रहता है फॉर द अफ्रीकन यूनियन समिट या फिर अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज। चाइना को भी आप अगर देखो तो इन्होंने ऑलरेडी बिलियंस निवेश कर दिए हैं अफ्रीकन यूनियन में। और सबसे फनी बात यह है कि अफ्रीकन यूनियन के जो हेडक्वार्टर्स हैं, ये इसकी जो बिल्डिंग है ये बनाई है चाइना ने करीब $200 मिलियन की। ये एक गिफ्ट था फ्रॉम चाइना टू अफ्रीका। मगर 2018 में पता लगा था कि इस पूरी बिल्डिंग में लगा है स्पाइंग इक्विपमेंट। चाइना जासूसी कर रहा था अफ्रीकन लीडर्स की कि ये आपस में बैठ के क्या बात करते हैं। बाद में जब चाइना पकड़ा गया तब इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम ये सब ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो खैर, चाइना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है अफ्रीका में और अपना जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पर ये लोग बढ़ाना चाहते हैं ना। इसका एक बहुत ही सिंपल रास्ता है कि अफ्रीकन यूनियन में अपना इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ाते रहो। अफ्रीकन यूनियन क्या है, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप, वैसे ही 55 अफ्रीकन कंट्रीज का एक ग्रुप है अफ्रीकन यूनियन। इसको फाउंड किया गया था 2002 में। इससे पहले अफ्रीका का एक और ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। जब ये खत्म हो गया तो इसको रिप्लेस किया है यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन ने। नाउ यहाँ पे आप पूछोगे कि क्या भारत का यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेटस है, तो देखिए हाँ, मगर ये मैं आपको बता दूं कि अफ्रीकन यूनियन अपने डॉक्यूमेंट्स में ऑब्जर्वर ये शब्द यूज नहीं करता। जिस तरीके से FATF खुद अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, व्हाइट लिस्ट ये सब नहीं लिखता, ये सब मीडिया की टर्म्स होती हैं। उसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन करता है पार्टनरशिप विद अदर कंट्रीज, और इंडिया डेफिनेटली इनका एक बहुत ही बड़ा पार्टनर है। और इसलिए मीडिया में काफी बार कहा जाता है कि इंडिया एक ऑब्जर्वर मेंबर है ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। तो जिस तरीके से इंडिया एक पार्टनर कंट्री है, चाइना एक पार्टनर कंट्री है, वैसे ही इजराइल चाहता है कि क्यों ना हम भी अफ्रीकन यूनियन में एक ऑब्जर्वर स्टेटस यहाँ पे एंजॉय करें। और इजराइल कोशिश कर रहा है कि 2010 से इनको कैसे भी करके यहाँ पे एंट्री मिल जाए।
इससे इन द फ्यूचर इजरायली कंपनीज ज़्यादा सामान बेच पाएंगी इन अफ्रीका और इनका प्रभाव भी ओवरऑल इस मैसिव कॉन्टिनेंट में काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। और इस सब के पीछे इजरायल का सबसे बड़ा लालच है हथियार। इजरायल चाहता है कि बहुत ही बड़े स्केल पर वेपन्स ये एक्सपोर्ट करे। इजरायल के बाद अभी ऑलरेडी प्रॉपर रिलेशंस हैं 46 मेंबर से ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, मतलब कि 55 में से 46 मेंबर्स मानते हैं इजरायल को एज ए नेशन। और इसका श्रेय जाता है बेंजामिन नेतन्याहू को। बेंजामिन नेतन्याहू जब 12 साल तक ऑफिस में थे तब इन्होंने इंश्योर किया कि इजरायल का जो प्रभाव है अफ्रीका में ये बहुत हद तक बढ़ जाए। मगर नेतन्याहू के लिए सैड बात यहाँ पर यह है कि जब फाइनली अफ्रीकन यूनियन ने इजरायल को एक्सेप्ट कर लिया एज एन ऑब्जर्वर कंट्री, नेतन्याहू पावर में नहीं थे। मगर जैसे ही ये शुभ दिन इजरायल के लिए आया, साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ना कोई वोटिंग हुई है इस इशू को लेकर, ना कोई डिस्कशन हुआ है। सीधा सीधा अफ्रीकन यूनियन के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहाँ पर भी जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बंद कमरे में बैठ के ये निर्णय ले लिया है कि इजरायल को ये लोग बनाएंगे एक ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। इस निर्णय से साउथ अफ्रीका शॉक्ड है, काफ़ी हद तक दुखी है और ये एक अनजस्ट और अनवारंटेड निर्णय है बाय द अफ्रीकन यूनियन। फिर आगे की चिट्ठी में उन्होंने यहाँ पे बहुत सी बातें लिखी है कि जिस तरीके से इजरायल ने बॉम्बिंग करी है गाजा पट्टी की, वो देखते हुए कोई भी इंटरनेशनल ग्रुप जिसके अंदर कॉन्शियंस है, जिसके अंदर आत्मा है, इजरायल के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव नहीं कर सकता। और अब पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि हो सकता है कि इजरायल ह्यूमिलिएशन फेस करे इंटरनेशनली और साउथ अफ्रीका की वजह से इजरायल को अफ्रीकन यूनियन से बाहर निकाल दिया जाए। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादातर जब लोग बात करते हैं एंटी इजरायल कंट्रीज की तो मीडिया में नाम आते हैं टर्की के या फिर सऊदी अरेबिया। मगर रियलिटी ये है कि टर्की बहुत अच्छे रिलेशंस एंजॉय करता है इजरायल के साथ, ये ट्रेड करते हैं, आपस में इनके कल्चरल एक्सचेंज भी होते हैं। मगर साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसने 2019 में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड कर दिए थे इजरायल के साथ फिलिस्तीन के इशू को लेकर। आप जान के हैरान होंगे कि साउथ अफ्रीका की आज के समय एम्बेसी नहीं है तेल अवीव में, इनका है एक लिएजॉन ऑफिस। ये लोग कहते हैं कि हमारा राजदूत तो वहां पर रहेगा, मगर इनका कोई पॉलिटिकल मैंडेट नहीं होगा, ये कोई ट्रेड की बात नहीं करेंगे, कोई डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात नहीं करेंगे, ये बस वीज़ा इशू करने का यहाँ पे काम करेंगे। तो ऑलरेडी आप अगर देखो तो 2019 से पैलेस्टीन का इशू टर्की और वेरियस और कंट्रीज से भी ज़्यादा तीव्रता से उठाया है साउथ अफ्रीका ने। अब यहाँ पे आप पूछोगे इसका रीज़न क्या है? साउथ अफ्रीका एक इस्लामिक नेशन तो है नहीं, तो इतना ज़्यादा इनको यहाँ पर इंटरेस्ट क्यों है फ़लस्तीन के इशू को लेकर और इजराइल से नफरत क्यों? देखिए, नफरत बिल्कुल मैं कहूँगा साउथ अफ्रीका की जो लीडरशिप है ये करती है इजराइल से, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका में चल रहा था अपार्टाइड रजीम साउथ अफ्रीका का डार्केस्ट टाइम था। ये एक ऐसा टाइम था जब साउथ अफ्रीका के जो वाइट लीडर हैं, जो यहाँ पर कॉकेशियन लोग हैं, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे भेदभाव होता था। जो यहाँ पर ब्लैक नागरिक थे, जो अफ्रीकन नागरिक थे साउथ अफ्रीका के, उनके पास बहुत कम राइट्स थे, और जो वाइट नागरिक थे, जो वाइट स्किन के नागरिक थे, उनके पास बहुत ज़्यादा राइट्स थे। तो जो अपार्टाइड रजीम थी जिसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला खड़े हुए थे, साउथ अफ्रीका मानता है कि इसका एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर था इजराइल। तो ये बात साउथ अफ्रीका की जो सरकार है आज के समय, जो ऑब्वियसली अपार्टाइड रजीम को भुला चुकी है, उससे आगे निकल चुके हैं, ये लोग ये कह रही हैं कि वो बात हम कभी भी भूलेंगे नहीं और इसलिए हम हमेशा इजराइल का विरोध करेंगे इंटरनेशनली। नाउ अजीब बात यह है कि अपार्टाइड रजीम साउथ अफ्रीका में ख़त्म हो गई थी 1994 में। तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट अब 30 साल ही होने वाले हैं। साउथ अफ्रीका आज भी ये बात भूला नहीं है। तो मुझे टू बी ऑनेस्ट पता नहीं है कि साउथ अफ्रीका अपनी नीति इजराइल को लेकर कब चेंज करेगा। हो सकता है कि बहुत ही लंबे समय तक ये सेम स्टांस मेंटेन करके रखे अगेंस्ट इजराइल। इंडिया के लिए यहाँ पे ट्रिकी काम ये हो जाता है कि साउथ अफ्रीका हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे विद साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इंडिया दोनों ब्रिक्स कंट्रीज हैं। उसके अलावा साउथ अफ्रीका इंडिया के कई और इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं। एक बहुत ही फेमस ग्रुप है इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका फोरम, IBSA। तो कहीं ना कहीं देखिए, इजराइल डेफिनेटली पूछेगा इंडिया से कि आप प्लीज़ साउथ अफ्रीका को ये बात समझाइए कि हम वो इजराइल नहीं हैं जो 1994 में था। दुनिया बदली है, हम भी काफ़ी हद तक बदल चुके हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे बेटर रिलेशंस हो विद अफ्रीका। इंडिया के भी इंटरेस्ट में यही है कि ओवरऑल अफ्रीकन यूनियन के जो रिलेशंस हैं इजराइल के साथ इंप्रूव हो, क्योंकि आज के समय डिफेंस सेक्टर में बहुत सी इजरायली कंपनीज, इंडियन कंपनीज मिलकर काम कर रही हैं और इन द फ्यूचर बहुत से वेपन्स इंडिया और इजराइल हो सकता है कि मिल के भी एक्सपोर्ट करे। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि इंडिया बैक चैनल के थ्रू या फिर किसी और तरीके से यहाँ पे साउथ अफ्रीका से बात करे और डिस्कस करे यहाँ पर इजराइल का इशू। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स किस देश में आपको मिलेंगे। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, इथियोपिया।
तो इथियोपिया की जो कैपिटल है अदिस अबाबा, यहाँ पे आपको मिलेंगे अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।